हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल का आपका जो प्रश्न पत्र है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंतर्गत राजनीतिक विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए अनेक उपागम जो है समय समय पर आए, जिनमें से व्यवस्था सिद्धांत है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है। ये जो उपागम थे वो पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायक रहे, किंतु विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले उलटफेर को समझने और समझाने में ये विशेष सहायक नहीं हो सके। लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिंग्स और माइनर विनर जैसे विद्वान ऐसी अवधारणा को के प्रयोग में लग गए जो विकास की संपूर्णता के संदर्भ में नए राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हो, है ना। ठीक है ना। यानी कि जो अब तक जो भी उपागम जो राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए किए गए वो पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्था पे अधिक केंद्रित थे। विकासशील देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए ये उपागम जो है वो पर्याप्त नहीं थे। इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रयोग करके एक नए तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की आवश्यकता को महसूस किया, जिससे राजनीतिक परिवर्तन को विकास के प्रवाह में समझा जा सके। गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए उनके संपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह देखना आवश्यक था कि इन देशों में किस प्रकार के राष्ट्रवाद पनप रहे हैं, यह राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार के असमंजसों का सामना कर रहे हैं। इनके राजनीतिक विकास में नौकरशाही, सेना या धर्म ने क्या भूमिका निभाई है। आर्थिक पिछड़ेपन ने राजनीति की प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। इन प्रश्नों की जटिलताओं से यह तो स्पष्ट था कि इनका सीधा साधा उत्तर देना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन जो विकासशील राष्ट्रों की समस्याएं अलग थी, इनकी पृष्ठभूमि अलग है, इनकी जो है पूरा जो इनकी प्रकृति ही अलग है। तो इसलिए इनकी जो समस्याएं हैं वो भिन्न प्रकार की थी, और इसका परिणाम यह हुआ कि तुलनात्मक राजनीति को विकास के सामान्य पर्यावरण में समझने के लिए राजनीतिक विकास का नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो इतना व्यापक बनाया गया कि वह राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के विश्लेषण के अलावा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की परिस्थितीय शक्तियों का भी विश्लेषण में विशेष रूप से सम्मिलित कर सके, है ना। यानी केवल राजनीतिक क्षेत्र पर ही वो केंद्रित नहीं हो, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनका भी विश्लेषण कर सके। विकासशील राज्यों में अस्थायित्व, अस्त व्यस्तता और अनिश्चितता के घटनाक्रम चल रहे हैं। इन देशों के घटनाक्रम को समझने के लिए कोलमैन, रिंग्स, बिंडर, पाई, विनर, एप्टर आदि ने नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, घाना आदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न देशों के राजनीतिक विकास का अलग अलग अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों को परस्पर मिलाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करने के लिए नवीन अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट होने लगी। विकासशील राज्यों के बारे में उपलब्ध नवीन तथ्यों को समुचित प्रत्यय ढांचे में ही स्पष्ट किया जा सकता था। अतः तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को राजनीतिक विकास की अवधारणा पर आधारित किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति को सामान्यकरण की अवस्था में पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सके। राजनीतिक विकास उपागम में ऐसा सामर्थ्य है कि इससे किसी देश के राजनीतिक विकास के स्तर को मापा जा सकता है। राजनीतिक विकास की अवधारणा के संदर्भ में तो जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो सर्वप्रथम जो सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो उसका प्रारंभ 1960 से माना जाता है, जब आमंड और कोलमैन की कृति द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज प्रकाशित हुई।
राजनीतिक विकास के क्षेत्र में सिद्धांत निर्माण की खोज का काम वास्तव में 1963 से प्रारंभ हुआ, जब आमंड की अध्यक्षता में तुलनात्मक राजनीति की समिति की स्थापना की गई, जिसका राजनीतिक विकास और उससे संबंधित अध्ययनों के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख सिद्धांतों को एकजुट करना था। इस समिति के तत्वाधान में प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस के राजनीतिक विकास के विभिन्न पक्षों पर 6 मानक ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनका संबंध राजनीतिक विकास के विविध आयामों से था। इस विषय के प्रारंभिक लेखकों में लुसियन पाई वह व्यक्ति था जिसने राजनीतिक विकास की संकल्पना का वैज्ञानिक विश्लेषण किया और इस पर प्रकाशित साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित किया। अब हम देखते हैं राजनीतिक विकास की अर्थ और परिभाषा क्या है। अब तक हमने पृष्ठभूमि देखी कि किस प्रकार जो है राजनीति में एक ऐसे उपागम की आवश्यकता महसूस की गई जो विकासशील देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था को उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया गया हो। तो अब हम देखते हैं राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा। देखिए, विकास जो है वो मानव जीवन की विशेषता है। प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता और संस्कृति का रूप विभिन्न युग की परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होते रहते हैं। राजनीतिक विकास के स्वरूप के बारे में पर्याप्त अस्पष्टता है। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। कई विद्वान औद्योगिक समाजों की राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं और यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक विकास की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की राजनीति है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति है। राजनीतिक विकास का आंशिक परंतु प्रशासकीय और वैधानिक विकास भी है। राजनीतिक विकास में एक राज्य की गैर सत्ताधारी संस्थाएं भी आ जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी समन्वित है कि अधिक से अधिक लोग राजनीतिक कार्यों में भागीदारी अपनाएं या भागीदारी बनाएं अपनी। स्पर्ट्स, इमर्सन, कोलमैन तथा कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। रोस्टोव ने औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है। गुन्नार मेडल और लर्रन जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्यायवाची बताया है। मिंडर ने इसे राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक संगठक मानता है। रिंग्स ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय या कानूनी आधार पर की है। राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 2 दृष्टिकोण प्रचलित हुए। राजनीतिक विकास का एक मार्गी दृष्टिकोण तथा राजनीतिक विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राज्यों के विकास का केवल एक ही मार्ग है। सभी राष्ट्र विकास के इस मार्ग पर विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। राजनीतिक विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का भी आदर्श है। पश्चिमी राष्ट्र, पूर्व सोवियत संघ तथा चीन का विकास है ना, यानी विकसित राज्यों का जो आदर्श मॉडल है वो पश्चिमी राष्ट्र कौन कौन से, सोवियत संघ और चीन का विकास। इस आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन नहीं होगा। बहुमुखी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी है, क्योंकि स्वयं विकास की अनेक दिशाएं होती हैं और जब समाजों का विकास बहुदिशाई है तो उनका राजनीतिक विकास भी बहुदिशाई हो जाता है। विकास बहुमार्गी ही होता है और वह बहुमार्गी ही हो सकता है क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दशा का निरूपण होता है। तो अब हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुसियन पाई का विश्लेषण क्या है ना। राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुसियन पाई का नाम अग्रणी है। उन्होंने 1963 में इस विषय से गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया और इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र राज्य का विकास है, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है। और उसने राजनीतिक विकास के प्रतीकों
को 3 विभिन्न स्तरों पर देखा है, कुल आबादी की दृष्टि से, सामान्य व्यवस्थाएं निष्पादन की दृष्टि से और राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से, है ना। एसपी वर्मा के शब्दों में लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के समस्त साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने ग्रंथ एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना का विश्लेषण प्रस्तुत किया है और उन्होंने राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए उनकी कमियां उजागर की है। राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थ जिन्हें पाई अमान्य करता है इस प्रकार हैं, यानी राजनीतिक विकास के संदर्भ में जो पूर्व में जो धारणाएं थीं उनका पहले लुसियन पाई ने खंडन किया और फिर राजनीतिक विकास के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। तो राजनीतिक विकास के संदर्भ में जो पूर्व में कौन कौन सी धारणाएं प्रचलित थी उनका हम एक एक का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहला है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में, है ना। अनेक विद्वान है ना वो राजनीतिक विकास राजनीतिक की एक ऐसी स्थिति को कहा है, राजनीतिक विकास को एक ऐसी स्थिति कहा है जो आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। व्यवहार में यह दृष्टिकोण निषेधात्मक है। इससे आर्थिक विकास राजनीतिक विकास से जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को मिलाना तर्क संगत नहीं है। तो लुसियन पाई ने इस दृष्टिकोण को इस आधार पर नकार दिया कि यह दृष्टिकोण निषेधात्मक है और इससे राजनीतिक विकास जो है वो आर्थिक विकास के साथ ही जुड़कर रह जाता है, अन्य पहलुओं की उपेक्षा होती है। दूसरा है औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें यह माना गया कि औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। यह धारणा भी आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होने के कारण अमान्य हो जाती है। तीसरा है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। कोलमैन, लिपसेट आदि यह मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है, साथ ही उन तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। पाई के अनुसार ऐसे दृष्टिकोण में इस तथ्यों की अवहेलना की गई है कि पिछड़े और विकासशील देश अपनी ऐतिहासिक परंपराएं हैं और जिन्हें वे हर चीज़ को पश्चिमी और आधुनिकी का अनुकरण करने पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है ना, यानी पाई के अनुसार अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो विकासशील देश जिनको छोड़ने के लिए आधुनिकीकरण के लिए जो है तैयार नहीं होंगे। तो यह दृष्टिकोण भी जो है पाई ने अमान्य कर दिया है। चौथा है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन है और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उन मापदंडों के अनुसार होती है जो एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए पाई कहता है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। राजनीतिक विकास को राष्ट्र निर्माण के सर्वसम होने के योग्य समझा जाता है, न कि केवल राष्ट्र राज्य के साथ। पांचवा है प्रशासन और वैज्ञानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से बड़ा गहरा संबंध है, अतः प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना आवश्यक है। पाई का कहना है कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया जाए तो इससे राष्ट्र राज्य में असंतुलन पैदा हो जाएगा, यानी राज्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा और असंतुलन राजनीतिक विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है। तो इस प्रकार जो है पाई ने जो और भी दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं जिनका हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे और इसको जारी रखेंगे। तो ये जो अवधारणा जो है वो राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है अपनी, जो पाई ने पहले जो अपने समय में प्रचलित दृष्टिकोणों का खंडन करते हुए बताई है। धन्यवाद।